जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग टारगेट विथ अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी लेखपाल के अंतर्गत जो डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर है उसी का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में उसी केवल थ्योरी का रिवीजन करेंगे। बाकी यह आप लोगों को लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं इसे अपलोड कर दूंगा तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि जिसका हिंदी अर्थ होता है आपदा प्रबंधन। यानी कि आपदा प्रबंधन हुआ है कि आपदा एक अचानक होने वाली विनाशकारी घटना है जो किसी समुदाय या समाज के कामकाज को गंभीर रूप से बाधित करती है और जिससे इतनी अधिक मानवीय या भौतिक या फिर पर्यावरणीय क्षति होती है कि समाज अपने संसाधनों का उपयोग करके उससे निपटने में असमर्थ होता है। और वहीं पे रोकथाम, शमन और तैयारी और प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति और पुनर्वास के उपायों की योजना बनाने और आयोजन और समन्वय और कार्यान्वयन की एक सतत और एकीकृत प्रक्रिया है। नेक्स्ट बात करते हैं आपदाओं का वर्गीकरण की। तो आपदाओं को वर्गीकरण में टोटल पहले नंबर पर बात करते हैं तो प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती है यह प्राकृतिक आपदा। और भौतिक के अंतर्गत जैसे भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी, ये सब भौतिक आपदा के अंतर्गत आएंगे। वहीं पे जल विज्ञान के अंतर्गत बाढ़ और भूस्खलन आएगा। और वहीं पे मौसमी आपदाओं के अंतर्गत चक्रवात, तूफान और लू, ये सब मौसमी आपदाएं हैं। वहीं पे जलवायु आपदाएं की बात करते हैं तो सूखा, जंगल की आग, ये सब जलवायु की आपदाएं हैं। वहीं पे जैविक आपदा की बात करते हैं तो इसमें महामारी, कीट हमला, कोविड-19, ये सब महामारी आपदाएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मानव निर्मित आपदाएं। मानव निर्मित आपदाओं में है मानवीय लापरवाही या त्रुटि के कारण जो आपदा होती है उसे हम लोग मानव निर्मित आपदा कहते हैं। जैसे औद्योगिक के अंतर्गत जैसे गैस रिसाव, रासायनिक फैलाव, ये सब आएंगे। और वहीं पे परमाणु के अंतर्गत परमाणु विस्फोट और विकिरण, ये सब परमाणु आपदा के अंतर्गत। वहीं पे दुर्घटना के अंतर्गत जो है सड़क, रेल दुर्घटना, आगे सब दुर्घटना के अंतर्गत आपदाएं आती हैं। ये सब मानव द्वारा ही होती हैं। और वहीं पे जानबूझकर की जो है आतंकवाद, युद्ध, दंगे, सब जानबूझ करके ही मनुष्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपदा प्रबंधन चक्र। तो आपदा प्रबंधन चक्र जो है यह चक्र 3 चरणों में विभाजित है। पहला जो है आपदा से पूर्व, और दूसरा आपदा के दौरान, और तीसरा जो है आपदा के बाद। ये चक्र पूछ सकता है कि आपदा प्रबंधन के कितने चक्र हैं, तो टोटल 3 चक्र हैं। वहीं पे पहली बात करते हैं आपदा से पूर्व की। तो इसके अंतर्गत रोकथाम आता है, जैसे कि खतरों को पूरी तरह से खत्म करना। वहीं पे शमन जो है इसमें प्रभाव की गंभीरता को कम करना होता है। और तैयारी जो है प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना, ये सब तैयारी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आपदा के दौरान। तो आपदा के दौरान जो है संकट के समय तत्काल कार्यवाही, खोज और बचाव, प्राथमिक चिकित्सा है। वहीं पे राहत जो है पीड़ितों को भोजन, पानी, आश्रय प्रदान करना, ये सब राहत के अंतर्गत आपदाएं आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपदा के बाद की स्थिति की। तो आपदा के बाद की स्थिति में पुनर्प्राप्ति, यानी कि बुनियादी सेवाओं की बहाली करना है। और वहीं पे पुनर्वास जो है यह दीर्घकालीन सहायता या फिर आवास या फिर आजीविका से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण के अंतर्गत बुनियादी ढांचे को पहले से बेहतर बनाना होता है, यानी कि जो पहले था बुनियादी ढांचा उसे और भी बेहतर बना देना, यही पुनर्निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं खतरा, जिसे इंग्लिश में हैजार्ड बोलते हैं। इससे यह एक ऐसी स्थिति या घटना है जिससे नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो, उसे ही खतरा कहते हैं। जैसे कि नदी में बढ़ा हुआ जल स्तर या फिर फ्रंट लाइन पर स्थित शहर, ये सब खतरे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जोखिम, यानी कि रिस्क। यह कैसे निकलता है, तो खतरा गुणित सुभेद्यता बटा की क्षमता। जोखिम जो है खतरा इंटू सुभेद्यता बटा की क्षमता से डिवाइड करने पर जोखिम निकलता है। वहीं पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जो सुभेद्यता है यह क्या होती है। तो ये जो सुभेद्यता है यह किसी समुदाय की वह कमी जिसके कारण वे आपदा से प्रभावित होते हैं, जैसे कच्चा मकान, गरीबी, जागरूकता की कमी, ये सब सुभेद्यता के अंतर्गत आते हैं। और वहीं पे भारत में आपदा प्रबंधन ढांचा की बात करते हैं तो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 में आया था। इसमें जो है यह त्रिस्तरीय संरचना है इसके अंतर्गत इसकी टोटल 3 स्तर की संरचना है। इसमें नोट करके है कि 2004 में अंडमान और निकोबार में जो सुनामी आई थी उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को 2005 में जाकर के लाया गया था, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट
एक्ट को लाने का कारण जो है 2004 में अंडमान निकोबार में सुनामी आई थी, इसीलिए इसे लाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है NDMA, इसके अध्यक्ष जो है PM होते हैं। यह इसका कार्य नीतियाँ बनाना, योजना को स्वीकृति प्रदान करना है। और वहीं पे राज्य स्तर की बात करते हैं तो SDMA आएगा, यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि इसका अध्यक्ष जो है CM होता है और राज्य में योजनाओं को लागू करना इसका प्रमुख कार्य होता है। वहीं पे जिला स्तर की बात करते हैं तो जिला स्तर पे DDMA आता है, इसमें जिला अधिकारी आते हैं। इसके मतलब अध्यक्ष जो है जिलाधिकारी होते हैं, DM या फिर DC यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो सकते हैं। और वहीं पे इसका कार्य जो है जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य प्रमुख संस्थाओं की। तो NDRF जो है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है, इसकी जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इंग्लिश में कहते हैं। यह जो है विशेष बल जो बचाव कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं NDMA यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, जिसे इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। इसका काम ट्रेनिंग और रिसर्च करना है। और वहीं पे NEC की बात करते हैं तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, यानी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमीशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बात करते हैं यह जो NEC है, इसके हेड जो है गृह सचिव की अध्यक्षता में समन्वयन यह करती है। इसकी नोडल मंत्रालय की बात करते हैं तो नोडल मंत्रालय इसका जो है आपदाओं के लिए मेन गृह मंत्रालय होता है। मेन करके आपदा से संबंधित कोई भी नोडल एजेंसी मेन गृह मंत्रालय होता है, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, मानव निर्मित आपदाएं, ये सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। जैसे वहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट है कि जैसे सूखा जो है कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये सब आप लोग याद रखिएगा कि सूखा जो है कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। महामारी जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। और रासायनिक आपदाएं जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। वहीं पे परमाणु दुर्घटना जो है परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आएगा। वहीं पे यान दुर्घटना जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। वहीं पर रेल दुर्घटना जो है यह रेल मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा की बात करते हैं तो ये रूपरेखाएं संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सम्मेलनों का परिणाम है। पहला बात करते हैं योकोहामा रणनीति। योकोहामा रणनीति जो है 1994 में आई थी। इसे योकोहामा जापान में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर विशेष सम्मेलन में अपनाया गया था। और यह जो है आपदा के बाद प्रतिक्रिया के दृष्टिकोण से आपदा पूर्व तैयारी और रोकथाम की ओर बदलाव का प्रतीक था। वहीं पे आपदा को कम करने के लिए पर्यावरण की रक्षा के महत्व पर भी जोर दिया गया था और इसमें यह आपदा प्रबंधन के लिए पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ह्यूगो फ्रेमवर्क। ये जो ह्यूगो फ्रेमवर्क है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह 2005 में आया था। इसमें विषय जो है आपदाओं के प्रति राष्ट्रों और समुदायों की सहन क्षमता का निर्माण करना है। यह ह्यूगो फ्रेमवर्क है। इसे 2004 की विनाशकारी हिंद महासागर सुनामी के बाद अपनाया गया था। और वहीं पे इसका उद्देश्य जो है 2015 तक आपदा से होने वाले नुकसान में भारी कमी लाना था। यानी कि इसका यह 2005 में आया था, यह टोटल 2015 तक चला था। इसका जो उद्देश्य था 2015 तक आपदाओं में होने वाले नुकसान में भारी कमी लाना था। फिर इसके बाद जो है सेंडाई फ्रेमवर्क आया है। जो सेंडाई फ्रेमवर्क है 2015 से 2030 तक चल रहा है, यानी कि वर्तमान में यह लागू है। इसकी स्थिति जो वर्तमान में लागू ह्यूगो फ्रेमवर्क का उत्तराधिकारी है। यानी कि यह जो ह्यूगो फ्रेमवर्क था इसके बाद यह सेंडाई फ्रेमवर्क आया है। आप लोग यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जैसे पहला योकोहामा रणनीति 1994 में आया था और ये भी पूछ सकता है कि योकोहामा जो स्थान है ये कहाँ पड़ता है, तो ये जापान में पड़ता है। यानी कि योकोहामा रणनीति 1994, फिर उसके बाद ह्यूगो फ्रेमवर्क आया है 2005 से 2015 तक चला था। फिर उसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क आया है 2015 से 2030 तक चला था। वर्तमान में यही लागू है। इसकी मेन बात करते हैं तो यह एक स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी समझौता है और इसका प्राथमिक लक्ष्य जो है आपदा जोखिम और जीवन आजीविका तथा स्वास्थ्य के नुकसान को काफ़ी हद तक कम करना है। वहीं पर सेंडाई फ्रेमवर्क की 4 प्राथमिकताओं की बात करते हैं तो आपदा जोखिम को समझना है और वहीं पर नीतियाँ, अद्यतन डेटा और जोखिम मूल्यांकन और वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट आपदा जोखिम गवर्नेंस को मजबूत करना है। वहीं पे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आपदा जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है। इसके लिए एक स्पष्ट कानून और समन्वय की आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मेन उद्देश्यों में है कि प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए इसे तैयारी बढ़ाना है और वहीं पे पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में बेहतर
पुनर्निर्माण की अवधारणा को अपनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का आया था, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें संशोधन जो है 2024 में हुआ है और यह जो है 2004 के हिंद महासागर के सुनामी के बाद इसे लाया गया था। वहीं भी बात करते हैं NDMA यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की। तो इस अधिनियम से पहले भारत राहत केंद्रीय दृष्टिकोण अपनाता था। इस एक्ट ने इसे समग्र दृष्टिकोण में बदल दिया जिससे रोकथाम, शमन और तैयारी शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं संसद से कब पारित हुआ था। तो यह संसद से दिसंबर 2005 में पारित हुआ था और राष्ट्रपति की स्वीकृति इस पर 23 दिसंबर 2005 को मिल गई थी और यह पूर्ण रूप से लागू 2006 में हुआ था। यह नोडल मंत्रालय की बात करते हैं तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वहीं पे इसका पहला जो स्तर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। इसके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा में इसका उल्लेख है। वहीं पे इसके अध्यक्ष जो है PM होते हैं और PM के अलावा इसमें अधिकतम 9 अन्य सदस्य हो सकते हैं जिन्हें PM द्वारा नामित किया जाता है। यानी कि वो पूछे कि NDRF में टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 9 होते हैं। यानी कि एक PM इसके अध्यक्ष होते हैं, उसके अलावा इसमें अधिकतम 9 अन्य सदस्य हो सकते हैं, यानी कि 1+9 इसका स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट इसके कार्यों की बात करते हैं तो इसके कार्यों में आपदा प्रबंधन पर नीतियां बनाना है और राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देना है। वहीं पे राज्य प्राधिकरणों को दिशा निर्देश देना इसका कार्य है। नेक्स्ट बात करते हैं NEC यानी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमीशन यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति। तो इसका कार्य, यह समिति प्रशासनिक और कार्यान्वयन कार्यों में NDMA की सहायता करती है। वहीं पे इसका उल्लेख जो है NEC की धारा 8 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है NDMA के कार्यों में सहायता करना है और वहीं पे राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करना भी इसका प्रमुख कार्य है। और नेक्स्ट सभी सरकारी स्तरों पर तैयारियों का मूल्यांकन करना भी NEC का ही कार्य होता है। इसके अध्यक्ष जो है केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो इसकी त्रिस्तरीय थी तो उसमें से दूसरा स्तर जो है इसका SDMA आता है यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसका गठन जो है NDMA एक्ट की धारा 14 में किया गया है। यानी कि SDMA का उल्लेख जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 में आता है इसकी धारा 14 में किया गया और वहीं पे NDMA जो था उसकी धारा 3 में किया गया था। आप लोग इसे याद रखिएगा। वहीं पे SDMA जो है इसकी धारा 14 में राज्यों के CM इसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों UT में उपराज्य या प्रशासक इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है सदस्य। इसमें जो है अध्यक्ष जो है CM होते हैं। इसके जो अध्यक्ष है CM द्वारा अधिकतम 8 अन्य सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है। यानी कि इसके अध्यक्ष जो CM होते हैं और अधिकतम 8 अन्य सदस्यों को नामित किया जा सकता है, यानी कि 1+8 टोटल इसमें मेंबर होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कार्यों की। तो राज्य आपदा प्रबंधन नीति बनाना है, राज्य योजना को मंजूरी देना है और NDMA द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट बात करते हैं SEC यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमीशन यानी कि राज्य कार्यकारिणी समिति। जैसे स्टेट में NEC था उसी तरह राज्य में SEC है, राज्य कार्यकारिणी समिति। इसका काम है कि केंद्र में NEC की तरह राज्यों में योजनाओं को लागू करने के लिए SEC होगी और वहीं पे NDMA के एक्ट धारा 20 में इसका उल्लेख किया गया है। यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 में था उसके धारा 20 में SEC का उल्लेख किया गया है। और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो राज्य का मुख्य सचिव इसका अध्यक्ष होता है और इसका कार्य जो है राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं को लागू करना इसका कार्य होता है। और राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए समन्वयन और निगरानी और निकाय के रूप में कार्य करना इसका प्रमुख कार्य है और जिला प्राधिकरण को तकनीकी सहायता प्रदान करना भी इसी का कार्य है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो तीसरा स्तर है जिसे जिला स्तर कहते हैं, उसमें DDMA आता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। यह धारा 25 में इसका उल्लेख है। धारा 25 में इसका उल्लेख है। NDMA एक्ट 2005 के धारा 25 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अध्यक्ष जो है DM या फिर कलेक्टर या फिर डिप्टी कमिश्नर हो सकते हैं और इस सह अध्यक्ष जो है जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसके कार्यों की बात करते हैं तो इसका कार्य है जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना है और राष्ट्रीय और राज्य नीतियों व योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करना है और जिले में संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना है और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना इसी का कार्य है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था उसकी संरचनाओं की बात करते हैं तो इसमें टोटल 11 अध्याय और 79 धाराएं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 में आया था उसमें
कितने अध्याय और कितनी धाराएं, तो इसमें टोटल 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 की, तो इसमें प्रारंभिक का उल्लेख है। इसके अंतर्गत धारा 1 आता है जिसमें नाम और विस्तार और यह एक्ट पूरे भारत पर लागू होगा, इसका उल्लेख है। और वहीं पे धारा 2D की बात करते हैं जिसमें परिभाषा, जिसमें आपदा की परिभाषा दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट धारा अध्याय 2 की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उल्लेख है, यानी कि इसके अंतर्गत धारा जो 3 आएगी उसमें NDMA का गठन, केंद्र सरकार NDMA का गठन करेगी। और धारा 6 में शक्ति और कार्यों का उल्लेख है। वहीं पे अध्याय 3 जो है इसमें स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उल्लेख है। इसके अंतर्गत धारा 14 में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का गठन का बात किया गया है। वहीं पे धारा 18 में शक्तियों और कार्यों का उल्लेख है। उसके बाद नेक्स्ट इसके जो अध्याय 4 है उसकी बात करते हैं तो DDMA यानी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत धारा 25 में DDMA का गठन का उल्लेख है। वहीं पे धारा 30 में DDMA के कार्य और शक्तियों का उल्लेख है। नेक्स्ट अध्याय 5 की बात करते हैं तो इसमें सरकार द्वारा उपायों का उल्लेख किया गया है, यानी कि धारा 35 से 40 तक मंत्रालयों की जिम्मेदारी होगी कि इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय जैसे कि गृह, स्वास्थ्य, रक्षा मंत्रालय को आपदा के समय पर क्या कदम उठाने चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अध्याय 6 की बात करते हैं तो इसमें स्थानीय निकायों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत धारा 41 में स्थानीय निकायों के कार्यों का उल्लेख है। वहीं पे धारा 42 में NIDA का गठन, यह संस्थान आपदा प्रबंधन पर रिसर्च, शोध, ट्रेनिंग देने का काम करता है। नेक्स्ट अध्याय 8 की बात करते हैं तो NDRF जो है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का उल्लेख जो है अध्याय 8 में किया गया है। इसकी धारा की बात करें तो धारा 44 से 45 तक में NDRF का गठन यानी कि आपदा के समय रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव कार्यों के लिए एक विशेष फोर्स NDRF का गठन किया गया है। इसका प्रमुख महानिदेशक DG होता है और इसका गठन 19 जनवरी 2006 में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 46 की, तो इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का उल्लेख किया गया है। वहीं पे धारा 48 जो इसमें राज्य और जिला फंड यानी कि सामान्य राज्यों के लिए केंद्र सरकार 75% देगी और राज्यों में 25% देगी। और वहीं पे पहाड़ी राज्यों में जो है केंद्र सरकार 90% देगी और स्टेट गवर्नमेंट 10% देगी। नेक्स्ट बात धारा 51 करते हैं तो इसमें रिकॉर्ड डालना, किसी अधिकारी के काम में बाधा डालना या सरकार का आदेश न मानने का अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो सजा 1 साल की जेल होगी और अगर इससे जान का नुकसान होता है तो 2 साल तक की भी जेल हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 52 की, तो धारा 52 जो इसमें झूठा दावा करना यानी कि राहत सामग्री या मदद पाने के लिए जानबूझकर झूठा दावा करना, इसके अंतर्गत सजा जो है 2 साल की या फिर जेल या फिर जुर्माना हो सकता है। यानी कहीं पे बाढ़ या फिर कुछ प्राप्ति आपदा गई, वहाँ पे कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट धारा 53 की बात करते हैं तो सामग्री का गबन या फिर दुरुपयोग यानी कि राहत के पैसे या सामान की चोरी करना या उसे अपने फायदे के लिए बेचना है, ये सब धारा 53 के अंतर्गत अपराध है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 54 की, तो झूठी अफवाह यानी कि आपदा को लेकर झूठी अफवाह फैलाना से संबंधित सजा का उल्लेख है। इसमें सजा जो है 1 साल तक की जेल या फिर जुर्माना होगा। नेक्स्ट धारा 55 की बात करते हैं तो विभागों द्वारा अपराध का उल्लेख है, यानी कि अगर सरकार का कोई विभाग गलती करता है तो विभाग का प्रमुख यानी कि HOD यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिम्मेदार माना जाएगा। नेक्स्ट है धारा 56। धारा 56 जो है इसमें अधिकारियों का ड्यूटी से भागने का उल्लेख यानी कि आपदा के समय कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी करने से मना करता है तो सजा 1 साल तक की जेल हो सकती है। नेक्स्ट धारा 72 जो है इसमें सर्वोपरि प्रभाव यानी कि इस एक्ट के नियम बाकी कानूनों से ऊपर माने जाएंगे, यानी कि आपदा के समय यह कानून सबसे पहले लागू होगा। नेक्स्ट धारा 73 जो इसमें सद्भावनापूर्ण कार्रवाई का संरक्षण का उल्लेख है, यानी कोई अधिकारी अच्छी नियत से कार्य कर रहा है और उससे अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उस पर कोई केस नहीं होगा, यानी कि कोई भी अधिकारी सच्चे मन से कोई कार्य कर रहा है, उससे अनजाने में कोई गलती या फिर कुछ हो जाता है तो उससे कोई सजा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2024 के संशोधन से, तो 2024 में इसमें एक बार संशोधन किया जा चुका है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या संशोधन किया गया है, तो पहला जो है शहरी आपदा प्रबंधन यानी कि 2005 के एक्ट में शहरों के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं थी, जबकि 2024 का बिल राज्य की राजधानियों और नगर निगमों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने को अनिवार्य करता है ताकि शहरी खतरों से निपटा जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं योजना निर्माण, यानी कि पहले योजना बनाने का कार्य कार्यकारी समितियों यानी कि NEC और SEC का था, लेकिन 2024 की बिल में यह जिम्मेदारी सीधे प्राधिकरणों यानी कि NDMA और STMA को दे दी गई है ताकि प्रक्रिया सरल और तेज हो सके।
और वहीं पे नेक्स्ट इसमें क्या संशोधन हुआ तो वैधानिक दर्जा यानी कि 2024 का बिल जो है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति को कानूनी दर्जा देता है, जिनका जिक्र 2005 के एक्ट में नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट जो है चौथा नंबर पर क्या संशोधन हुआ था, आपदा डेटाबेस यानी कि 2005 के एक्ट का कोई प्रभाव नहीं था, जबकि 2024 का बिल राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटाबेस बनाना अनिवार्य करता है ताकि फंड और संसाधनों का सही हिसाब रखा जा सके। नेक्स्ट महत्वपूर्ण समितियों की बात करते हैं तो जेसी पंत समिति, यह उच्च अधिकार प्राप्त समिति है। पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो 1999 में उड़ीसा में आए महाचक्रवात और लातूर भूकंप 1993 में के बाद सरकार को लगा कि मौजूदा व्यवस्था काफ़ी नहीं है, तो यह समिति बनाई गई थी। इसका गठन जो है अगस्त 1999 में केंद्र सरकार ने जेसी पंत की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमीशन का गठन किया था। इसकी प्रमुख सिफारिश से जो है समिति ने कहा था कि हमें सिर्फ बाढ़ या सूखे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि मानव निर्मित आपदाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 15 वित्तीय बदलाव यानी 15वें वित्त आयोग के समय क्या बदलाव हुआ था। इसके अध्यक्ष एनके सिंह थे, 2021 से 2026 तक थे। और वहीं पे 15वें वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन फंड के ढांचे को बदल दिया। अब फंड का विभाजन ऐसे होता है यानी कि एनडीएमएफ और एसडीएमएफ को समन कोष में 20% और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रिस्पांस फोर्स के राहत कोष में 80% दिया जाता है। वहीं पे जो है आप लोग बताइएगा कि जो 15वां वित्त आयोग 2021 से 2026 तक था, तो उसके बाद जो 16वां वित्त आयोग 2026 से 30 तक है, लेकिन इसके हेड कौन बनाएंगे आप लोग इसे भी बतलाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले सारा पैसा केवल राहत पर खर्च होता था, बचाव समन के लिए 20% अलग अलग रखना अनिवार्य होता था, इसलिए इसे इतना परसेंट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईडीएम यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1995 में हुआ था और एनसीडीएम नाम से नाम चेंज इसका एनआईडीएम करके 2003 में किया गया और वैधानिक दर्जा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से मिला है और यह मंत्रालय जो है गृह मंत्रालय के अधीन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारत मौसम विज्ञान। इसकी स्थापना सन 1875 में हुआ था। मंत्रालय जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का अधीन आएगा और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। यह भूकंप चक्रवात हीट वेव पर चेतावनी देता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, हीट वेव पर चेतावनी अभी आज ही कल में दिया गया है, आप लोगों के मोबाइल पे मैसेज आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं CWC यानी सेंट्रल वाटर कमीशन यानी केंद्रीय जल आयोग। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय का अधीन आएगा। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और बाढ़ का पूर्वानुमान के लिए इसे केंद्रीय जल आयोग को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकोसिस यानी कि इनकोसिस की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। मंत्रालय जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का अधीन आएगा। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। 2004 के सुनामी के बाद सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र की स्थापना के लिए इसका स्थापना किया गया था और वहीं पे GSI जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात करते हैं तो यह भूस्खलन के लिए नोडल एजेंसी है। मंत्रालय यह खान मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। वहीं पे DGRE की बात करते हैं तो डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक रिसर्च स्टेब्लिमेशन यानी कि यह DRDO की लैब है। पहले इसे सेस कहते थे। यह हिमस्खलन के लिए नोडल एजेंसी है। आप लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमस्खलन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो DGRE है। नेक्स्ट भूकंप की बात करते हैं तो भारत का 61% भूभाग भूकंप से संभावित है। और वहीं पे जोनों की बात करते हैं तो भूकंप में सबसे खतरनाक जोन जो है जोन 4 है। सबसे खतरनाक होता है यह हिमालय पूर्वोत्तर भारत कच्छ गुजरात, इन सब में जोन नंबर 4 जो है सबसे खतरनाक है, यही आता है। और वहीं पे जोन 2 जो है सबसे कम खतरनाक होता है, दक्षिण पठार का हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। वहीं पे बाढ़ जो है फ्लड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, देश का 12% क्षेत्र प्रभावित रहता है इससे। और वहीं पे सूखा जो इससे 68% होता है। खेती योग्य भूमि प्रभावित होती है। नेक्स्ट चक्रवात की बात करते हैं तो 76% तटरेखा प्रभावित है। पूर्वी तट ओडिशा आंध्र प्रदेश से ज़्यादा संवेदनशील है। नेक्स्ट UPSDMA की बात करते हैं तो यूपी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसकी स्थापना 2005 के एक्ट से हुई थी। इसके हेड जो है CM योगी आदित्यनाथ हैं और वहीं पे इसमें 8 अन्य सदस्य भी हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है पीकअप भवन गोमती नगर लखनऊ में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट
5 के धारा 44 में किया गया है। इसकी संरचना जो है इसकी वर्तमान में 16 बटालियन कार्यरत हैं और यह अर्धसैनिक बल के जवान होते हैं। इसके हेड जो है डीजी होते हैं और एनडीआरएफ के आदर्श वाक्य आपदा सेवा तत्पर सदैव सर्वत्र। इसका आदर्श वाक्य आपदा सेवा सदैव सर्वत्र है। और यह भी आप लोग याद रखिएगा कि वर्तमान में एनडीआरएफ के 16 बटालियन कार्यरत है। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय की। तो इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रमुख कार्यों की तो यह संगठन वैश्विक स्तर पर आपदा कार्य से सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 को लागू करना और सदस्य देशों को आपदा न्यूनीकरण के लिए रणनीति व तकनीकी सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वयन का कार्यालय की। तो यह जो यूएनओसीएचए की स्थापना 1991 में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड और न्यूयॉर्क अमेरिका में। जब दुनिया में आपदा आती है तो राहत सामग्री देना इसका प्रमुख कार्य होता है। बाकी आज की इस वीडियो में टोटल इतना ही था। इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा जो चैप्टर है आप लोगों को रिवाइज करा दिया है। बाकी आप लोग अपने सिलेबस से भी मिला सकते हैं कि हम लोगों ने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसका टोटल वन शॉट में रिवीजन किया है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ भी चाहिए क्योंकि रिवीजन के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मैं इसे आप लोगों को लिए पीडीएफ को उपलब्ध करा सकूं टेलीग्राम चैनल पे। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ अजय नाम से, जिसका चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है या फिर चैनल के बायो में भी इसका लिंक है, वहीं पे मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से भी एक बार रिवीजन कर सकते हैं पीडीएफ से। बाकी आप लोगों को यह कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी। अब एग्जाम के बाद हम लोग मिलेंगे। आप लोगों का एग्जाम बेस्ट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।